हेलो एवरीवन। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा सीबीटी 1 का एसएससी जेई का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी क्वालिफाई हुआ है और कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम कुछ मार्क्स की वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो बेसिकली आज के इस सेशन में आज मैं थोड़ा सा ये डिस्कशन करना चाहूंगी कि अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जिनका एग्जाम कुछ ही मार्क्स से क्वालिफाई नहीं हो पाया, वो 3 से 4, 1 से 2 मार्क्स भी हो सकते हैं, 5 से 10 नंबर भी हो सकते हैं। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हो तो आपको अब अगले 6 महीने के लिए क्या अपनी कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई की, अपनी तैयारी की, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि एसएससी का नोटिफिकेशन भी आ रखा है और इस बार एग्जाम हमारा थोड़ा सा प्रीपोन हो गया है। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो कुछ गलती मुझे नजर आई जो आप लोग कर रहे हैं और मैं चाहती हूं कि अगर आप लोगों का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो वो गलती आप लोग रिपीट ना करें। तो देखिएगा, आज के सेशन में बस हम ये बात करेंगे कि अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो तैयारी शुरुआत वाले लेवल पे नहीं हो, आप उससे कुछ ना कुछ आगे लेवल पर पहुंच गए हो, तो अब अगले 6 महीने आपको किस तरीके से डेडिकेट करने चाहिए कि आप इस बार अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि अगर हमारा 3 या 4 या कुछ 5 से 10 मार्क्स की वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, इसका मतलब हमें बेसिक जो चीजें हैं वो आती हैं। अब एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने का रीजन सबसे पहले हमें ढूंढना है। ये नहीं कि आज आपको रिजल्ट, कल आपको पता चला कि हाँ मेरा नहीं निकल पाया तो अगले दिन से आपने डायरेक्ट बस पढ़ाई शुरू कर दी और ये नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो एक दिन सबसे पहले बैठकर आपको एनालाइज करना है। अब आपको क्या एनालाइज करना है कि आपने जो पिछली बार तैयारी की थी, क्या ऐसा था कि कुछ सब्जेक्ट आप लोगों ने स्किप कर दिए होंगे। हो सकता है कि आपने टोटल जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें से सोचा कि ये सब्जेक्ट नहीं पढ़कर जाऊंगा तो काम चल जाएगा। तो जो सब्जेक्ट आपने, सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, जो कवर नहीं किया था, सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए, उस सब्जेक्ट को कवर करिए ताकि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, एटलीस्ट आपका वो सिलेबस पूरा कवर हो जाए। तो पहली चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो सब्जेक्ट अभी तक नहीं पढ़ा है, जो पिछली बार तैयारी की थी, सबसे पहले आपको उसको कवर करना है। फिर दूसरी बात, आपको अब आप एनालाइज जब कर रहे होंगे तो आपको अपने आप सेल्फ रियलाइज हो जाएगा कि मेरी ये गलतियां थी, इस वजह से मेरा एग्जाम में कुछ मार्क्स जो हैं वो कम रह गए। हो सकता है कि सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कम किया हो। अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हैं तो जब हम नए क्वेश्चन एग्जाम में जाकर देखते हैं तो हमें उनके साथ डील कैसे करना है, इस चीज को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो दूसरी चीज आपने देखनी है, ये रियलाइज करना है कि आपने मॉक टेस्ट कम दिए थे। अगर आपने मॉक टेस्ट कम दिए थे तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस हुए होंगे और उसकी वजह से एग्जाम में जाकर आपका वो स्पीड नहीं मैच कर पाया जो आपको एग्जाम में चाहिए था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब आपने एनालाइज किया होगा, और भी कुछ चीजें हो सकती है जो आप सेल्फ एनालाइज करोगे तो वो और अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से हो सकता है आपने रिवीजन ना किया हो। तो ये 3 पॉइंट्स तो वो थे जो आपकी तैयारी में कमियां हो सकती है। एक रीजन और बड़ा हो सकता है जिसकी वजह से हमारा एग्जाम कुछ मार्क्स की वजह से रह जाता है, वो है एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, या एग्जाम के टाइम पर जो हम परफॉर्म करते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने गलती ये करी कि कुछ बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, जिसकी वजह से कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो है आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिला। इसको बोलते हैं एग्जाम परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एग्जाम आपने जो गलतियां करी। तो अब आपको ये एनालाइज करना है कि जब आप पेपर दे रहे थे तो उस टाइम पर कहीं आपने भी ऐसा तो नहीं किया था कि न्यूमेरिकल में फंसे हैं तो आपने 4-5 मिनट उसमें ही लगा दिए कि ये तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा, और ये क्योंकि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है तो मुझे करना ही है, और इस वजह से आपके पास वो टाइम नहीं बच पाया कि आप सारे क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार पढ़ पाओ, है ना। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, इन बातों का ध्यान रखिए और एक नोट करके इनको लिखिए कि आपकी कहां पर कमियां रह गई थी। उसके बाद आपको तैयारी करनी है। अब बात आती है आगे कि आपके पास 6 महीने हैं। सबसे पहले उन सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं, चाहे वो 2 से 4 नंबर के ही आते हैं, लेकिन आपको अपने सिलेबस का छोटा सा पार्ट भी स्किप नहीं करना है।
सेकेंड पॉइंट, अगर आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो हैं जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे इससे पहले पढ़ाई करके, तभी आप इतना ज्यादा सिलेक्शन के पास थे, तो अब आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आपको फिर से उन्हीं सारे लेक्चर्स को लाइव देखना, फिर से पढ़ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो सारे बेसिक चीजें अब सीख चुके हो। अब आपको क्या करना है, आपका कोई सब्जेक्ट है जो आपने पहले भी तैयारी में कंप्लीट कर लिया था, आपको उसके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन पर ही ध्यान देना है। जितने ज्यादा हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब वहां पर जो गलतियां मिल रही है उसको इंप्रूव करना है, अपनी स्पीड को इंप्रूव करना है। कुछ लग रहा है कि नया टॉपिक है, अगर वो टॉपिक नहीं समझ आ रहा, अगर मैं अभी क्वेश्चन कर रही हूं तो मुझे फॉर्मूला भूल रहा है या कॉन्सेप्ट भूल रहा है, तो आपको क्या करना है, वापस से थ्योरेटिकल पार्ट में जाना है जब आपको क्वेश्चन में जरूरत फील होगी। तो आपको पूरा पूरा फिर से सिलेबस या सारे लेक्चर्स लाइव फिर से नहीं देखने हैं। अब आपको अपनी प्लानिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि आप सबसे पहले अपने इनकम्प्लीट सब्जेक्ट को कवर करिए। जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं आप अपने नोट से रिवाइज करिए और उनकी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, और बहुत सारी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की अलग अलग एग्जाम्स की बुक्स आती है, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। और उनको सॉल्व करके आप डेली अपनी प्रैक्टिस से अपना टाइम, अपनी स्पीड बढ़ाइए, रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए ताकि आप और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो अगले 6 महीने में आपने इन 3 से 4 बातों का ध्यान रखना है। तो आप इन 3 से 4 बातों का अगर ध्यान रखोगे तो सेम गलती फिर से रिपीट नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो लोग भी अभी सेलेक्ट हुए हैं वो, उन लोगों से अगर आप बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन सभी की सिलेक्शन में जो कॉमन रहता है वो क्या रहता है कि आपका अगर 120 मार्क्स है टोटल, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 120 मिनट्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आपके मैक्सिमम लोगों के आपके एवरेज मार्क्स 80 या 70 के बीच में आ रहे होंगे। लेकिन जो 70 से 120 मार्क्स की जो जंप होता है ना, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। वो जंप इतना ज्यादा जरूरी और इतना ज्यादा क्रिटिकल होता है कि सारी मेहनत अब आपको उसमें लगानी है, क्योंकि एक बेसिक लेवल तक आप पहुंच चुके हो। अब आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, अपने कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन, आपके फॉर्मूलाज आपको याद आने चाहिए, आपकी जो कैलकुलेशन की स्किल है वो फास्ट होनी चाहिए। अब आपको इन चीजों पर काम करना है। तो फिर से आप पूरा सिलेबस उसी तरीके से देखेंगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो अब आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए, और अगर आप इन चीजों पर ध्यान देते हैं और अपनी कमियां रियलाइज कर लेते हैं कि किस वजह से एग्जाम नहीं निकल पाया, और उस अकॉर्डिंग ही अपना प्लान बनाते हो अगले 6 महीने का, तो श्योरिटी से आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और मैंने ये रियलाइज किया था, ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप भी ये गलती करें। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, रिवीजन पर ध्यान दीजिए। जो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए। और एक और चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, आप स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैंने 1 साल दिया लेकिन फिर भी मेरा पेपर नहीं निकला। और एक क्वेश्चन अपने आप से आपने ये भी पूछना है कि जब आप कहते हैं मैंने 1 साल तैयारी के लिए दिया, तो 1 साल का क्या हर एक दिन काउंटेबल है? क्या मैं हर एक दिन काउंट कर सकती हूँ कि आपने उतनी ही मेहनत से एक दिन एसएससी जेईई के एग्जाम के लिए डेडिकेट किया था जैसा आप लास्ट का 1 महीना डेडिकेट करके पढ़ते हो? तो अब आप अपने आप आंसर जानते हो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। तो अगर आप आंसर जानते हो तो अगले 6 महीने में एटलीस्ट हर एक वीक का मंडे टू सैटरडे आपका एटलीस्ट वो दिन होने चाहिए कि आप काउंट कर सको, एक एक दिन काउंट कर सको कि हाँ ये दिन मैंने अपनी तैयारी के लिए डेडिकेट किया है। तब आप ये गिनना कि 6 महीने मैंने तैयारी की थी। और अगर आप लॉयल होके 6 महीने हर एक दिन एसएससी के लिए डेडिकेट होकर तैयारी करोगे ना, तो आपका एग्जाम श्योरिटी से ही निकल जाएगा। तो अगर आपको और भी कोई गाइडेंस रिलेटेड बात करनी है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। लेकिन सबसे पहले आगे अपना जो भी स्टेप आप लेना चाहते हो उससे पहले अपनी कमियों को जरूर रियलाइज कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए।